हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका थर्ड टेस्ट था। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर SP सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए इस नोबल कॉज के लिए सेशन स्टार्ट करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के लिए आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। यहाँ पर प्लस साइन बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए, माइनस साइन डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब नुकसानदायक हानिकारक इंटरेक्शन के लिए सही है। जीरो साइन फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन, ये भी सही है। जीरो साइन फॉर हाईली डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन, ये गलत है, ये न्यूट्रल इंटरेक्शन के लिए होगा। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन के जो टाइप्स हैं वो म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म। यहाँ पर है ये +0 और ये -0 अमेंसलिज्म। बाकी जो म्यूचुअलिज्म है ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के लिए। तो ये प्लस प्लस टाइप का, कंपटीशन माइनस माइनस टाइप का, दोनों का नुकसान होगा। पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में जो पैरासाइट है उसका फायदा है, फायदेमंद है, और जो होस्ट होगा उसका नुकसान होगा। इसी तरह से जो प्रेडेटर है उसका फायदा होगा, प्रे का नुकसान होगा। तो ये प्लस माइनस के एग्जाम्पल हो गए दोनों। कमेंसलिज्म +0 मतलब एक का फायदा है, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, न्यूट्रल है। और इसी तरह से -0 ये अमेंसलिज्म। तो ये पेज नंबर 196 से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है फुल सिलेबस टेस्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के लिए पाई चार्ट। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स यहाँ पर शो की गई है। ये यहाँ पर मॉसेस के लिए सी, मॉसेस। एफ जो ये फर्न्स एंड एलाइज के लिए, फर्न्स और उससे रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं। डी ये एल्गी के लिए। और ई जो है ये लाइकेंस के लिए। लाइकेन हमें पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई का। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है ए, यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ए में क्या है, ये फंजाई, जो ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है वो फंगस का। तो फंगस में हमें पता है ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ए। फिर इसके बाद बी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर ये फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स दिखाए गए। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। ये भी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, सी। मॉसेस के लिए यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, ये गलत हो गया। यहाँ पर सिर्फ मल्टी सेलुलर होना चाहिए था, तो सी स्टेटमेंट गलत। और डी में लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफिक। तो एल्गी कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी हमारा आंसर होना चाहिए। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर NCERT 2 पेज नंबर 218 से लिया गया है। ये पाई चार्ट दिया हुआ है, फंगस, एंजियोस्पर्म्स, एल्गी, लाइकेंस, मॉसेस, फर्न्स एंड एलाइज। क्वेश्चन नंबर 93। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेनेटिक मटेरियल। DNA इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, सही है ये। The length of DNA is usually defined as number of nucleotides present in it, ये भी ठीक है। Total number of base pair into distance between two consecutive base pair, ये लेंथ होती है। और डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर कितना है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में होगा तो 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। RNA इज ए बेसिक सब्सटेंस, ये गलत है। RNA में नाम में ही लिखा हुआ है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये बेसिक नहीं है, एसिडिक सब्सटेंस। इन मोस्ट वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम RNA टू DNA। तो ये मोस्ट वायरसेस नहीं, सम वायरसेस, जिस ग्रुप को बोलते हैं रेट्रोवायरस।
रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये आरएनए है, जीनोम जो होगा इसका आरएनए का बना होता है, और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए से ये डीएनए। डीएनए से आरएनए को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से जब डीएनए बनेगा तो ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इन मोस्ट वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ए और बी यहाँ पर सही है, बाकी सी और डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। रेट्रोवायरस का जो फेमस एग्जाम्पल है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और यहाँ पर 2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो 93 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। और ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है NCERT 2 के पेज नंबर 80 to 87। DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. Now question number 94. Select the correct statement for genetic code. जेनेटिक कोड के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो कोडॉन्स जो होते हैं ये ट्रिपलेट के फॉर्म में 3 नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होगा। कोडॉन इज ऑलवेज यूनिवर्सल, ये गलत है, ये नियरली यूनिवर्सल होता है। 58 कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स एंड 6 कोडॉन, टोटल कोडॉन्स होते हैं 64, जिसमें से 61 जो होते हैं ये कोडिंग कोडॉन्स हैं, बाकी 3 जो हैं ये नॉनसेंस कोडॉन्स, या इन्हीं को बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स। तो ये हो गए, ये गलत हो गया। UGG इनिशिएटर, इनिशिएटर कोडॉन होता है AUG, और इसका डुअल फंक्शन है, डुअल एक्शन। एक तो ये स्टार्टिंग का भी काम करता है, स्टार्ट कोडॉन का भी, और दूसरा फंक्शन जो है इसका ये मैथ्योनिन के लिए कोड करता है। द जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, ये भी सही है, जेनेटिक कोड जो होता है वो डीजनरेसी शो करता है। तो ये सही हो गया, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तो ओनली डी इज करेक्ट, सेकंड 94। और ये लिए गए यहाँ से पेज नंबर 95 और 96 से। कोडॉन इज ट्रिपलेट, 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड, 3 कोडॉन्स डू नॉट कोड, सम अमाइनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, कोड को इसीलिए बोलते हैं डीजनरेट, नियरली यूनिवर्सल है। सम एक्सेप्शंस कहाँ पर हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया में और प्रोटोजोम्स में। AUG का डुअल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 95, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर, इसमें से किसका यूज नहीं होगा टिश्यू कल्चर में? तो माइक्रो प्रोपगेशन, इसका तो यूज है। माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? तो माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर मेथड को यूज करके थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो तैयार कर लिए जाते हैं, और ये जो होते हैं ये क्लोन्स होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सोमा क्लोन्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो इस मेथड को बोलता जाता है माइक्रो प्रोपगेशन, क्योंकि जो प्रोपाग्यूल्स का जो साइज होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। प्रोपाग्यूल्स आर ऑफ स्मॉल साइज, इसलिए इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और ये एप्लीकेशन है टिश्यू कल्चर की। माइक्रो प्रोपगेशन इज एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। और ये प्रॉपर्टी होती किस वजह से है? तो ये प्रॉपर्टी होती है प्लांट सेल्स में जो टोटीपोटेंसी की क्षमता है। टोटीपोटेंसी मतलब पूरा प्लांट फॉर्म करने की जो क्षमता, सेल के अंदर जो पूरा प्लांट फॉर्म करने की क्षमता है, इसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। तो ये हो गया माइक्रो प्रोपगेशन। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी में क्या होता है? डिफरेंट पाथवेज फॉलो करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो प्लांट बनाता है, डिफरेंट पाथवेज फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इस एबिलिटी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसमें इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है और स्टेज ऑफ लाइफ का भी। तो इस एबिलिटी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। हेट्रोफिली इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी का। तो इसका टिश्यू कल्चर से कुछ लेना देना नहीं है। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, ये सब PCR के स्टेप्स हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता है।
डीनेचुरेशन, एलिलिंग और एक्सटेंशन। स्ट्रैटिफिकेशन, इसका भी टिश्यू कल्चर से कुछ लेना देना नहीं है। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। कंपटीशन अवॉइड करने के लिए होता है स्ट्रैटिफिकेशन, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए होता है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये यूजुअली हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन में। तो ये भी नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पर सिर्फ ए, फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर, और ये यहाँ से था पेज नंबर 178 179, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमा क्लोन्स। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सम प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल वेयर एज अदर्स में हैव 15 to 100 copies per cell. Plasmids and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA. तो इनको वेक्टर्स के रूप में इसीलिए यूज किया जाता है फॉरेन जीन को ट्रांसफर करने के लिए। ये क्षमता जो होती है प्लाज्मिड में भी है और बैक्टीरियोफेज में भी है। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उसकी मशीनरी को यूज करके अपनी कॉपीज बनाएगा। प्लाज्मिड भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में उसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्षमता होती है ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन की, स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट करता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। तो ये भी अपनी कॉपीज बना सकता है। तो प्लाज्मिड्स में है ओनली 1 और 2 कॉपीज, किसी किसी बैक्टीरिया में यहाँ पर ये जीनोमिक हो गया डीएनए, इसके अलावा ये प्लाज्मिड, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। तो ये 1 या 2 कॉपीज हो सकती हैं कॉपी नंबर इसका, या फिर इसकी 15 to 100 या इससे ज़्यादा भी पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट, मतलब ऑटोनोमसली। तो ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर ज़्यादा होता है, बैक्टीरियोफेज हैव हाई कॉपी नंबर देन द प्लाज्मिड्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ 96 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, और ये क्लोनिंग वेक्टर से NCERT 2 168 से 15 to 100 copies per cell. Their numbers can go even higher if we are able to link an alien piece. तो इस वजह से ये वेक्टर का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 97, given below are two statement, assertion and other is reason. Assertion, Calvin cycle regeneration of carbon dioxide acceptor molecule, CO2 acceptor molecule, RUBP is crucial. In absence of RUBP, the Calvin cycle becomes interrupted. तो ये सही है यहाँ पर, क्योंकि कैल्विन साइकिल में जो स्टेप्स हैं, पहला है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में आरयूबीपी जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, ये 3 कार्बन का है, आरयूबीपी में 5 कार्बन। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसके बाद होता है रीजनरेशन। क्योंकि ये साइक्लिकल प्रोसेस है तो आरयूबीपी का बनना जरूरी है, क्योंकि अगर आरयूबीपी होगा ही नहीं तो फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। तो ये चूंकि साइक्लिकल प्रोसेस है इसलिए यहाँ पर ये जरूरी। इन एब्सेंस ऑफ आरयूबीपी द कैल्विन साइकिल बिकम्स इंटरप्टेड। एकदम सही असर्शन रीजन भी है और असही असर्शन भी है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
तो 97 का हो जाएगा फोर्थ। और ये रहा यहाँ पर एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 143 और 144 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्टेड टुगेदर एंड डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। तो लिंकेज क्या होता है? लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन्स प्रेजेंट है, इनका जो फिजिकल एसोसिएशन है, इसी को बोलते हैं लिंकेज। और लिंकेज ब्रोकन डाउन क्यों होती है? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इसकी वजह से ये लिंकेज होगा वो टूटेगा। तो क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्टेड टुगेदर, जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा जीन्स के बीच में, अगर डिस्टेंस कम है, सपोज ए और बी, यहाँ पर ये डी, तो ए और बी का डिस्टेंस कम है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी कम होंगे। और ए और डी के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का चांसेस भी ज़्यादा होगा। तो रिकॉम्बिनेशन इसमें जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा वहाँ ज़्यादा बनेगा। तो क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्टेड टुगेदर एंड डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, ये सही है। मेनी जीन्स वर लिंक्ड टू सेक्सेस आल्सो कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन्स। जिन जीन्स के क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम पर होंगे तो उनको सेक्स लिंक्ड जीन्स बोला जाता है। एक्स लिंक्ड हो सकती है, वाई लिंक्ड हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी 277 से लिया गया है। ऑन द सेम क्रोमोसोम these were called linked genes. Closely located genes assorted together and distantly located genes due to recombination assorted independently. Now next question, question number 99. In the given below diagram, yeast cell is represent. If we study cell cycle of one yeast in the given diagram, then select the correct option for yeast. तो ये 90 मिनट्स में यहाँ पर क्या होगा? सेल साइकिल जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। तो नंबर क्या हो जाएगा? डबल। यहाँ पे सिंगल ईस्ट दिखाया हुआ है तो आफ्टर 90 मिनट्स ये 2 हो जाएंगी। अनदर 90 मिनट्स के बाद ये 4 हो जाएंगी, डबल हो जाएगा नंबर। और फिर 90 मिनट के बाद फिर से सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी तो ये 8। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 2, 4 और 8, थर्ड। और ये पेज नंबर यहाँ पर 121 एनसीईआरटी, यहाँ से ये लिया गया है। ह्यूमन सेल के लिए लिखा हुआ है 24 आवर्स में, और ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन 90 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 100, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर जिंक, हीम, एनएडीपी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनकी मैचिंग बतानी है। तो जिंक, जिंक क्या है? ये मेटल आयन है, कोफैक्टर की तरह काम करेगा। किसके लिए? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये पेप्टाइडेज मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, उसमें कोफैक्टर का काम करता है। हीम, हीम ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है परऑक्सीडेज के लिए। मायोग्लोबिन में भी होता है, हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट है। एनएडीपी, एनएडीपी में एसेंशियल कंपोनेंट होगा विटामिन नियासिन। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, जैसे कि पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होता है ये एंजाइम जो सेल वॉल सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, उसके लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का काम करेगा। तो सेल वॉल की सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। तो आंसर होगा ए इज सेकेंड, बी इज थर्ड, सी इज फर्स्ट एंड डी इज फोर्थ, थर्ड आंसर। और ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 117 और 118 पे। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर का टाइप है ये। एनएडी कोएंजाइम निकोटिनामाइड, ये कोएंजाइम एसेंशियल कंपोनेंट यहाँ पर विटामिन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। एब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, और लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इन स्पायरोगायरा बट एब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये राइबोसोम है, ये यहाँ पे नर्व सेल दिखाई गई है,
ये गोल्गी बॉडी और ये क्रोमोसोम। तो इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सभी में प्रेजेंट होते हैं। तो स्पायरोगायरा में भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पर एब्सेंट नहीं, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। स्पायरोगायरा चूंकि यूकैरियोटिक है तो यहाँ पर 80s, ये तो साइटोप्लाज्म में, बाकी अगर क्लोरोप्लास्ट वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ पर 70s, और स्ट्रेप्टोकोकस में सिर्फ 70s टाइप का होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, इनकरेक्ट मैच पूछा गया था। लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल्स जो है ये लॉन्गेस्ट सेल। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये यहाँ पर गोल्गी बॉडीज का काम है। प्रिंसिपल एक्शन इसका होता है पैकेजिंग, principally involved in packaging। तो पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसिडेशन, ये सब गोल्गी बॉडीज के फंक्शन है। एब्सेंट इन स्ट्रेप्टोकोकस, तो ये सही है क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस में ये क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होगा। तो इनकरेक्ट मैच पूछा गया, इनकरेक्ट मैच यहाँ पर हुआ हमारा फोर्थ, ये इनकरेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 1, ये 89 और 101 से लिया गया है। सेलेक्ट द प्लांट्स इन विच एक्साइल प्रेजेंटेशन आर प्रेजेंट। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन का मतलब सेंट्रल एक्सिस पर प्लेसेंटा है, ओव्यूल्स डेवलप होंगे, और यहाँ पर सेप्टेशंस प्रेजेंट है, मल्टीलोकुलर ओवरी होगी, तो इसे बोला जाएगा एक्साइल। तो ये एक्साइल किसमें, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। पी में, मटर में होगा मार्जिनल, सोयाबीन में भी मार्जिनल, सन मस्टर्ड में पेराइटल, डायंथस में, प्रिमरोज में फ्री सेंट्रल, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में बेसल। तो कितने हुए यहाँ पर, 1, 2 और 3। NCERT 1 65, when the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial। किसमें है, चाइना रोज में है, टोमेटो में है और लेमन में है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड एथेनॉल में और लैक्टिक एसिड में, तो यहाँ पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिखाया हुआ है। तो फर्मेंटेशन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो NAD2H होता है, जो ग्लाइकोलिसिस में बनता है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस प्लस 2H आइन। तो ये NAD2H यहाँ पर भी, तो NADH प्लस H प्लस आइन, और B हो जाएगा NAD प्लस, और C NAD2H और D NAD। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, A NAD2H, B NAD प्लस। जब ये हाइड्रोजन अपना डोनेट कर देगा तो ये NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से C भी NAD2H, और जब ये अपना हाइड्रोजन दे देगा तो ये NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है ये 2 स्टेप में होगा, 2 स्टेप प्रोसेस है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये 1 स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप। जो 2 स्टेप है यहाँ पर, पहले क्या होगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, एंजाइम होता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, कन्वर्ट किस में होगा, तो ये एसिटल्डिहाइड बनाता है, एसिटल्डिहाइड से फिर रिडक्शन के बाद अल्कोहल बनता है। लास्ट स्टेप में एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो ये फर्मेंटेशन के बारे में था। आंसर यहाँ पर सेकंड, ये NCERT 1 पेज नंबर 155 157 से। पायरुविक एसिड
ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, NAD2H यहाँ पर रिड्यूसिंग एंजाइम, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और ये NAD2H यहाँ पर भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है। ये NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद, और ये भी हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद NAD प्लस में। यहाँ पर ये 2 स्टेप दिखाए हुए हैं, यहाँ पर ये सिंगल स्टेप दिखाया हुआ है। एंजाइम होगा यहाँ पर अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज और पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, और यहाँ पर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लैकोप्रोन। तो लैकोप्रोन में रेगुलेटर जीन है, उसके बाद फिर प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर, और फिर स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन कौन सी हैं? जेड, वाई और ए। तो रेगुलेटर जीन ये क्या बनाएगा? ये रिप्रेसर mRNA बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनती है। रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिवेट किया जाता है लैक्टोज के द्वारा। लैक्टोज यहाँ पर इंड्यूसर का काम करता है, और जब ये इंड्यूसर इससे बाइंड कर जाएगा तो ये फिर यहाँ पर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज जो होगा वो प्रोमोटर साइट पर आकर के बाइंड कर सकता है, और इसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये होता है लैकोप्रोन में जब ये ऑन होता है। तो इन लैकोप्रोन, लैक रेफर्स टू गैलेक्टोज, ये गलत है। लैक किसके लिए? ये लैक्टोज के लिए जो इंड्यूसर का काम करता है। ए जीन कोड्स फॉर, ए यहाँ पर वाई और जेड, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, वाई परमिएज के लिए, और ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। तो ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, यहाँ तक तो सही था। विच इंक्रीजेस परमिबिलिटी, तो परमिबिलिटी बढ़ाना इसका काम नहीं है, ये परमिबिलिटी बढ़ाता है वाई परमिएज। लैकोप्रोन इज अंडर कंट्रोल ऑफ ओनली निगेटिव रेगुलेशन, तो ये निगेटिव भी है और पॉजिटिव रेगुलेशन भी शो करता है, तो ओनली वर्ड यहाँ पर गलत है। गैलेक्टोज इज ए सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये जड़ जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है ये लैक्टोज पर एक्ट करता है। गैलेक्टोज यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो आंसर हुआ ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। चौथा, यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत दिए हुए हैं, और ये यहाँ से NCERT 299 to 101 से फ्रेम किया गया है। Now question number 105. We know that slime molds are a type of saprophytes in ecological pyramids. Slime molds are at place which trophic level? तो slime molds का अगर लेवल देखा जाए तो ये क्या है? ये saprophytes हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड के जो लिमिटेशंस हैं वो 3 दी हुई हैं। पहला, दे डू नॉट accommodate food web, ये फूड वेव को अकोमोडेट नहीं करते हैं। दूसरा, इफ स्पीसीज इन्वॉल्व्स एट 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल, तो उसको भी ये कंसिडर नहीं करता है। तीसरा, सैप्रोफाइट्स को यहाँ पर कोई प्लेस नहीं दी गई है, किसी ट्रॉफिक लेवल में नहीं है। तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये गलत है। नॉट प्लेस्ड एट एनी ट्रॉफिक लेवल, ये आंसर यहाँ पर सही है। तो 105 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। ये रहे इसके लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल, और does not accommodate a food web. Saprophytes are not given any place. Question number 106. In the given below example of different disease, how many are non-infectious? तो non-infectious जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो, non-infectious, पैथोजेनिक एजेंट नहीं इन्वॉल्व होगा। तो वूपिंग कफ, लेप्रेसी, ये तो है कैंसर, ये नॉन इन्फेक्शियस है। डायबिटीज़ मेलाइटस, ये भी नॉन इन्फेक्शियस, बाकी यहाँ पर इन्फेक्शियस है। तो यहाँ पर आंसर होगा 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, और इससे पहले 106 का पेज नंबर, तो ये 132, 134 और 153।
Diseases can be broadly grouped into infectious and non-infectious. Diseases which are easily transmitted are called infectious disease. Infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some time or other. Question number 107. Which one of the following is the incorrect match? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ट्यूमर प्रिवेंटिंग प्लाज्मिड, तो ये क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई प्लाज्मिड, ये क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है डाइकॉट्स में, तो ये प्रिवेंटिंग यहाँ पे गलत है। रेट्रोवायरस ये एनिमल्स के लिए वेक्टर का काम करेगा, एग्रोबैक्टीरियम ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ये किसमें? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज जो होती हैं वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से कैसी हो जाएंगी? कलरलेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 170, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस टीडीएनए produce the chemicals required by the pathogen. In polygenic inheritance many genes are involved. तो polygenic मतलब many genes controlling one character. तो यहाँ पर स्किन कलर के लिए 3 जीन्स, और इनके जो डोमिनेंट पार्ट अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स से इनके एलील्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टोटल 6 एलील्स हैं। तो अगर ये सारे के सारे एलील्स डोमिनेंट हैं तो ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम मेलानिन ये डार्केस्ट होगा। यहाँ पर अगर ये इस तरह से होंगे तो ये इंटरमीडिएट, स्किन कलर इनका इंटरमीडिएट, और अगर ये स्मॉल 6 के 6 स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, रिसेसिव एलील हैं, तो ये लाइटेस्ट। और यहाँ पे रेशियो होता है 1:6:2, 15:20:15:6:1। तो यहाँ पर पूछा गया डार्केस्ट स्किन कलर, इंटरमीडिएट स्किन कलर और लाइटेस्ट, इनका जीनोटाइप क्या होगा? तो होमोजाइगस होंगे तीनों के लिए, तो ये आ जाएगा डार्केस्ट। हेट्रोजाइगस हैं तीनों, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट, और होमोजाइगस रिसेसिव ये हो जाएगा लाइटेस्ट। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। NCERT 269, polygenic inheritance. Human skin color is another classical example. In polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele, that is effect of each allele is additive, cumulative effect है। Statement 1, artificial classification system were based mainly on vegetative characters or on the endoecium structure. Artificial classification system gave equal weightage to vegetative and सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये फ्यू कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंडोशियम स्ट्रक्चर को इसमें इंक्लूड किया गया था। सही है ये स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है कि इन्होंने इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं ये इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, तो इसलिए इनको इक्वल वेटेज नहीं दी जा सकती। और दूसरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का ड्रॉबैक ये था कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को इन्होंने सेपरेट कर दिया था, क्योंकि ये कुछ कैरेक्टर्स पर ही बेस्ड था। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट 1 सिस्टम गिव इक्वल वेटेज, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन,
और उससे पहले इसका पेज नंबर, ये एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है। आर्टिफिशियल सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आल्सो गिव इक्वल वेटेज, ये ड्रॉबैक्स हैं इसके। नाउ क्वेश्चन नंबर 110, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। तो ये सही है। कॉर्टिसोल क्या है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन दोनों को मेंटेन करते हैं। लार्ज अमाउंट्स ऑफ एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स आर आल्सो सिक्रेटेड बाय एड्रीनल मेडुला। तो एड्रीनल मेडुला से जो आते हैं वो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन है। इमरजेंसी हार्मोन्स कहलाते हैं। जब फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती तब ये सिक्रीट होंगे। तो एंडोजेनिक स्टेरॉइड्स कहाँ से आते हैं? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो मेडुला गलत दिया हुआ है। द कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड, तो ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स नहीं, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स सेक्स हार्मोन्स हो गए, गोनेड से रिलेटेड है, तो ये होंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। तो ये भी गलत। और बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच गॉल ब्लैडर, ये गलत है। एड्रीनल, रीनल मतलब किडनी, तो किडनी के एंटीरियर पार्ट पर होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। पहला जो है वो सही है, ओनली ए इज करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। पेज नंबर है 244 और 245। नेक्स्ट 111, lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of roots is found in aquatic plants। तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है और स्टेम के मॉडिफिकेशन में ये सब एरियल की कैटेगरी में आता है। ऑफसेट बोलते हैं इसको। इंटरनोड्स की लेंथ कम होगी, रोजेट ऑफ लीव्स प्रेजेंट है, रोज के पेटल्स के जैसे अरेंज होंगी, टफ्ट ऑफ लीव्स और उसके बाद ये बंच रूट्स का, शॉर्ट इंटरनोड्स हैं यहाँ पर, और ये आइकॉर्निया और पिस्टिया, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 और ये एनसीईआरटी 169 से दिया गया है। 112, which scientist has said that the evolution of life forms had occurred but driven by the use and disuse। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ये थ्योरी किसकी थी? ये लेमार्क की थ्योरी थी। ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। म्यूटेशन क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन। म्यूटेशन जो होते हैं ये सडन होते हैं, इनहेरिटेबल होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। स्टैनले मिलर, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को। फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे ये। लेमार्क had said the evolution of life form had occurred but driven by use and disuse of organs। एनसीईआरटी 2 118 और 119 पर है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन डायग्राम। तो ये मेमोरी ग्लैंड का कट सेक्शन दिखाया हुआ है, यहाँ पर ये रिब्स हैं, तो ये इनके बीच में ये इंटरकॉस्टल मसल्स, मसल्स बिटवीन रिब्स, इनको बोला जाएगा इंटरकॉस्टल। पेक्टोरलिस मेजर, जिस पर ये मेमोरी ग्लैंड रेस्ट करेगा, तो इस मसल को बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर, ये भी सही है। सी लैक्टिफेरस डक्ट, तो ये यहाँ पर एम्पुला, ई एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट जिससे मिल्क इज सक्ड आउट, और डी इज एम्पुला, डी इज एम्पुला, ये गलत है, ई एम्पुला है, तो ये गलत हो गया। डी इज निप्पल। तो चौथा गलत है। 113 4। लैक्टिफेरस डक्ट एम्पुला।
Now question number 114. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Meiosis is very significant process in sexually reproducing organisms for evolution. Meiosis increases the genetic variability in the population of organisms from one generation to the next. Variations are very important for the process of evolution. तो evolution क्या है? चेंज के लिए वेरिएशन जरूरी है. वेरिएशन कहाँ से आएगा? तो जो कंटिन्यूअस सोर्स है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसमें भी क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये सब वेरिएशन के कॉजेज. तो मियोसिस इज वेरी सिग्निफिकेंट. ये भी सही है, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है, ये भी ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ. NCERT 1 पेज नंबर 128 से. Now next question 115. Select the correct ascending order of number of chromosome present in organism. मेल हनी बी में ये चूंकि पार्थेनोजेनेटिकली प्रोड्यूस होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से. पार्थेनोजेनेसिस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमिट विदाउट फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16. फीमेल हनी बी ये फर्टिलाइज एग से डेवलप होती है, इसमें होते हैं 32. मेल ह्यूमन में हो गए 46. ह्यूमन विद डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में 47. टर्नर सिंड्रोम ये मोनोसोमिक होता है सेक्स क्रोमोसोम के लिए, यहाँ पर एक कम हो गया. एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल हैं ये दोनों. तो असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले आएगा मेल हनी बी, उसके बाद फिर फीमेल हनी बी, फिर उसके बाद ये फीमेल ह्यूमन विद टर्नर सिंड्रोम, देन मेल ह्यूमन, और लास्ट में होगा ह्यूमन विद डाउन सिंड्रोम डी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हुआ ए, फिर बी, और उसके बाद फिर ई, सी, डी. आंसर होगा सेकंड. नाउ क्वेश्चन नंबर, और ये पेज नंबर था 69 to 76. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: during pregnancy in human female some hormones are secreted by more than one tissue or organ. तो ये सही है यहाँ पर, जैसे रिलैक्सिन प्लेसेंटा से भी आता है और ओवरी से भी आता है. In human female the relaxin hormone are secreted from placenta as well as mammary gland. तो mammary gland से नहीं है, ओवरी से है लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में. तो असर्शन सही है लेकिन रीजन यहाँ पर गलत दिया हुआ है. असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 117, और ये था NCERT 2 पेज नंबर 37 से. Now question number 117. Given below are two statements. The human body is composed of billions of cells to perform similar function. ये बिलियन ऑफ सेल से बनी है तो सही है, लेकिन ये सिमिलर नहीं, वेरियस फंक्शंस के लिए. Hydra is made up of different type of cells and the number of cells in each type can be in thousands, millions नहीं. तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हो गए गलत? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट. 117 इज फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 118, और ये पेज नंबर था 79. 118. सेलेक्ट द एनिमल इन विच बॉडी आर अनसेगमेंटेड. अनसेगमेंटेड किसमें? ये राउंड वर्म है, इसमें है. ये पाइला एप्पल स्नेल इसमें है. ऑक्टोपस ये मोलस्का के मेंबर है दोनों, ये भी मोलस्का, ये भी मोलस्का, और ये एस्केलमिंथीज राउंड वर्म. तो ये सब अनसेगमेंटेड. सेगमेंटेड कौन से हैं? ये एनिलिडा का मेंबर है, नेरीज ये सेगमेंटेड है. लोकस्ट ऑर्थोपोडा का मेंबर है, ये भी सेगमेंटेड है. बटरफ्लाई ये भी ऑर्थोपोडा का मेंबर है, ये भी सेगमेंटेड. तो 3 होगा. 118 फर्स्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 119, और ये पेज नंबर है 43 और 44. नाउ क्वेश्चन नंबर 119.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मेजर काम क्या है, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज़ किया जाता है। सबसे पहले इमैस्कुलेशन, जैसे फीमेल प्लांट की तरह यूज़ करना है, मतलब जिसका एग यूज़ करना है। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में बर्ड स्टेज में स्टेमेंस को रिमूव कर दिया जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर में। इस इमैस्कुलेशन के बाद हम लोग कर देते हैं बैगिंग। बैगिंग के बाद फिर डिजायर्ड पॉलन रिलीज करते हैं, इसे बोलते हैं डस्टिंग। और डस्टिंग के बाद फिर रीबैगिंग, और इसके बाद फिर हम लोग कर देते हैं टैगिंग। टैग लगा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं टैगिंग। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। सही है। इन दिस प्रोसेस इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स आर इन्वॉल्व, ये भी ठीक है। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज मोर नीड फॉर इमैस्कुलेशन। तो अगर फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट मतलब जिसका हम लोग एग सेल यूज करने वाले हैं, तो फीमेल गैमीट यूज करने वाले हैं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर यहाँ पर है, तो यूनिसेक्सुअल है तो फीमेल मतलब फीमेल फ्लावर ही होगा, जो फीमेल प्लांट है। तो मोर नीड नहीं, यहाँ पर इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। तो NCERT 2 पेज नंबर 17। Now question number 120. Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is reason. In all angiospermic plant, only one embryo present in ovule. In citrus, each ovule contains many embryo. तो ये पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है, सिट्रस में भी है, मैंगो में भी है। तो इन ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट ओनली वन एम्ब्रियो प्रेजेंट, ये गलत है, सारे में नहीं है, कुछ जो है वो पॉलीएम्ब्रियोनी भी शो करते हैं। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 120 का थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 121, NCERT 2 22 और 23 से, पॉलीएम्ब्रियोनी। occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. If in a pond there were 50 water hyacinth plant last year and through reproduction 10 new plants are added taking the current population to 60, what is the birth rate? तो बर्थ रेट होता है न्यूली एडेड, जितने नए ऐड हुए, अपॉन इनिशियल जितने थे। तो व्हाट इज द बर्थ रेट फॉर दिस प्लांट? तो न्यूली ऐड हुए हैं 10, इनिशियल थे 50, तो ये आएगा 0.2 ऑफस्प्रिंग्स पर प्लांट पर ईयर। तो 121 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। और ये NCERT 2 पेज नंबर 191 से। नेक्स्ट, द ह्यूमन हार्ट पम्प्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है एओर्टा में, एओर्टा से फिर जाएगा ये बॉडी टिश्यूज में, और बॉडी टिश्यूज से फिर ये पहुंचता है वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में। तो एओर्टा से आर्टरीज के जो फर्दर ब्रांचिंग है आर्टीरियोल्स और कैपिलरीज, और फिर फाइनली ये टिश्यूज, और टिश्यूज से फिर यहाँ पर वेन्स में पहुंचेगा, वेन्यूल्स, फिर वेन्स, और फिर मेजर वेन्स। तो आंसर ये फर्स्ट वाला यहाँ पर सही दिया हुआ है। एओर्टा से सीधा वेना केवा दिया है, गलत है। वेना केवा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड यहाँ पर नहीं होगा। एओर्टा, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स, फिर आर्टरीज फिर से आ गई, तो ये गलत है। तो आंसर यहाँ पर सही है फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 123rd. Given below are two statements. A bioreactor provides the optimal conditions for achieving the desired product by providing optimum growth condition. The most commonly used bioreactors are of stirring type. तो ये सही है। बायोरिएक्टर्स क्या है? बायोरिएक्टर्स लार्ज वेसल्स हैं जो 100 to 1000
लीटर्स तक कल्चर को प्रोसेस कर सकते हैं। और ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। ऑप्टिमल कंडीशंस में क्या है, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, विटामिन्स, सबस्ट्रेट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आंसर होगा 123 का फोर्थ। एनसीईआरटी 274 से लिया गया। टेम्परेचर, सबस्ट्रेट, पीएच, सॉल्ट्स, विटामिन, ऑक्सीजन, ये ऑप्टिमम कंडीशंस ये प्रोवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच बोथ। तो एनल सर्की ये कॉमन है और ये 10th टरगाइट से लगा होता है। एनल स्टाइल ये सिर्फ मेल्स में, फीमेल में एब्सेंट है, 9th स्टरनाइट से होता है। कंपाउंड आई भी दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन स्ट्रक्चर है। ओमेटिडिया इसका यूनिट है, 2000 ओमेटिडिया से बना होता है। मशरूम ग्लैंड ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट है, 6th to 7th सेगमेंट के बीच में। कोलेट्रियल ग्लैंड जो होते हैं ये फीमेल कॉकरोच में है, मेल में नहीं है। तो कॉमन हुआ ए और सी, आंसर होगा फर्स्ट। ये ओल्ड एनसीईआरटी से है। Now question number 125, assertion and reason. In humans the chemical nature of hormones are not only proteins. तो ये सही है, केमिकल नेचर हार्मोन्स का सिर्फ प्रोटीन्स नहीं है। इन ह्यूमंस द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स आर स्टेरॉयड, पेप्टाइड्स, आइडोथायरोनिन्स, प्रोटीनेशियस एंड बायोजेनिक एमीन्स, ये सही है। स्टेरॉयड्स जो होते हैं ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से हैं। इसके अलावा स्टेरॉयड्स जो होंगे एड्रिनल गोनेड्स जो हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, वहाँ से भी स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं। पेप्टाइड्स जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, ये हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जाम्पल हो गए। आइडोथायरोनिन्स थायराइड हार्मोन्स है। प्रोटीनेशियस ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से जो हार्मोन्स आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के एग्जाम्पल हो गए। बायोजेनिक एमीन्स अमाइनो एसिड डिराइव्ड, जैसे कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हो गया। ये अमाइनो एसिड डिराइव्ड के एग्जांपल्स हो गए। तो बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation also. Answer will be fourth। और ये यहाँ पर NCERT 1 पेज नंबर 248 से फ्रेम किया गया है। Now select the correct match। क्वेश्चन नंबर 126, मैमल्स ओनली विविपेरस, ये गलत है। जैसे यहाँ पर प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ये ओविपेरस है। बर्ड्स ओविपेरस ठीक दिया हुआ है। रेप्टिलिया ओनली विविपेरस, ये गलत है। यहाँ पर कुछ विविपेरस है, मोस्टली ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। स्नेक्स वगैरह हैं जो विविपेरस के एग्जाम्पल्स हैं। एम्फीबिया जो होगा ये ओविपेरस एग लेइंग है, ठीक है। तो बी एंड डी इज करेक्ट। सेकंड 126 यहाँ पर NCERT 1 48 to 51 से। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोटिस्टा के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हेट्रोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। मोस्टली मेंबर आर यूनिसेलुलर बट सम मेंबर आर मल्टीसेलुलर। सम मेंबर्स आर पैथोजन। ऑल मेंबर्स हैव फ्लैजिला और सीलिया। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअली। तो करेक्ट स्टेटमेंट प्रोटिस्टा के रिस्पेक्ट में बताना है। हेट्रोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट, ये सही है। ऑटोट्रॉफिक हो गए क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, ये यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में स्लाइम मोल्ड्स और जो प्रोटोजोअन्स हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। मोस्टली मेंबर्स आर यूनिसेलुलर बट सम मेंबर्स आर मल्टीसेलुलर, ये गलत है।
यहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को ही रखा गया है। सम मेंबर्स आर पैथोजेनिक, ये सही है। कुछ मेंबर पैथोजेनिक हैं, डिजीज कॉजिंग है, जैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस हो गया, एंटमीबा हो गया। ऑल मेंबर्स हैं फ्लैजिला और सीलिया, ये सारे मेंबर्स में फ्लैजिला और सीलिया एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं है, गलत है। प्रोटेस्टा रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअली, ये भी गलत। तो यहाँ पर ए और सी यहाँ पर सही है। आंसर होगा यहाँ पर थर्ड 127। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये 114 और 16 से लिया गया था। 128, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल रोल और इन्वॉल्व। तो इम्प्लांट्स जो होते हैं ये मैच स्टिक साइज के होते हैं, अपर आर्म में लगाए जाते हैं, इनर साइड पे। फाइव ईयर्स तक ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं और इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है। तो ये इम्प्लांट सही है। LNG-20 ये भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल। 20 यहाँ पर इसका अमाउंट है 20 माइक्रोग्राम पर डे रिलीज करता है। और पिल्स प्रोजेस्ट्रोजन ओनली पिल्स भी हो सकती हैं या फिर कंबाइंड पिल्स भी हो सकती हैं। कंबाइंड में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों। तो यहाँ पर सभी में हार्मोनल रोल है। आंसर होगा यहाँ पर 128 का फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, सेलेक्ट द एल्कलॉइड्स। तो एल्कलॉइड्स क्या है, मॉर्फिन एल्कलॉइड है, कोकेन है, निकोटीन है, एलानीन, ग्लाइसिन, एलानीन, ये सब क्या है, ये सब अमाइनो एसिड्स। तो ए, बी और डी। निकोटीन टोबैको में प्रेजेंट, कोकेन ये एर्थ्रोजाइलम कोका प्लांट उससे ऑब्टेन किया जाता है। मॉर्फिन ये पेपेवर सोमनीफेरम से। आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। एल्कलॉइड्स, मॉर्फिन वगैरह। Question number 130, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is reason. The disease causing agent are not only unicellular organisms. Malaria is caused by Plasmodium, while ringworm is caused by fungi and filariasis is caused by Wuchereria. तो ये सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से नहीं, डिजीज़ जो कि मल्टी सेलुलर से भी हो सकती है, जैसे कि फाइलेरियासिस बूचरेरिया से हो रही है। बूचरेरिया की बैंक्रॉफ्टी स्पीसीज और दूसरी है बूचरेरिया मैलेई, ये फाइलेरियासिस कॉज करते हैं। और दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, ये एस्केलमिंथीज। तो 130 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, ये NCERT 2 132 133। Select the correct option for dicot root. Polyarch vascular bundle, root hair, parenchyma, Casparian strip and secondary growth. तो करेक्ट ऑप्शन बताना है डाइकॉट रूट के रिस्पेक्ट में। तो डाइकॉट रूट में डाइआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन है, पॉलीआर्क होती है मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट रूट में। रूट हेयर प्रेजेंट है, पैरेंकाइमा प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप ये एंडोडर्मिस में होगा, सुबेरिन का डिपोजिशन होगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करता है। वैस्कुलर जो कैम्बियम होगी यहाँ पर, ये कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन है। तो आंसर हुआ यहाँ पर बी, सी, डी और ई, थर्ड 131। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 132, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अगर देखा जाए तो 70s राइबोसोम्स हैं, फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स हैं। करेक्ट ऑप्शन
सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये भी सही है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल। राइबोसोम्स यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में होते हैं वो 80s, यहाँ पर 70s, इसीलिए इनको बोला जाता है ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। और इनका अपना आरएनए है, अपना डीएनए है, अपनी प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन सारी नहीं, इसीलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। 96 to 98 से ये फ्रेम किया गया है। Now question number 133. Actinomorphic flower are present in which family? तो एक्टिनोमॉर्फिक ब्रासिकेसी में भी है, फेबेसी में जाइगोमॉर्फिक है। कंपोजिटी में दो तरीके के होते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। तो रे फ्लोरेट्स जो हैं ये जाइगोमॉर्फिक हैं, डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक हैं। मालवेसी में भी होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। तो सी डी और ए सी डी, यहाँ पर आंसर होगा 133 का सेकंड। एनएमसी सिलेबस से है ये। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट? तो नाइट्रोजन एटम ये किस में होगा? ये एडेनिलिक एसिड, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जब फॉस्फेट और जुड़ जाएगा तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजन बेस से बनेगा, मतलब नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। एडिनिन। पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड फैटी एसिड है, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होगी। प्यूरिन, ये नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी। और लेसाइथिन, लेसाइथिन में कोलिन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, तो यहाँ पर भी है। राइबोज यहाँ पर नहीं है, तो 1 2 में नहीं है, बाकी 3 में है। तो कंपाउंड नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हुआ बी में, सी में और ई में, बी सी एंड ई। 134 इज फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 135. Given below are two statements. Gauss's competitive exclusion principle states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. तो competing for same resources, similar resources के लिए अगर होगा fight. According to Gauss's principle, during competition, the inferior one will be eliminated. तो if resources are limiting, तो ये सही है स्टेटमेंट, बट ये वाला यहाँ पर गलत है। तो 135 का हुआ, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 135 इज थर्ड। और ये रहा पेज नंबर इसका, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 198 और 199 से। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Dr. Ellis sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, तो हम लोग FST 3 का पेपर का डिस्कशन देख रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने सैलन सर के साथ 135 तक क्वेश्चंस देख लिए। चलिए मैं शुरू करता हूं 136 से, और आगे के क्वेश्चन मैं आपको बायोलॉजी के डिस्कस करा रहा हूं, जिसमें 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा हुआ है दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो मेजर कॉज की बात कर रहा है किसके? बायोडाइवर्सिटी के लॉस की। तो मेजर लॉस के लिए हम बात करते हैं इविल क्वाड्रेट की, और इविल क्वाड्रेट मतलब इसमें 4 मेथड को मेन माना गया है, और वो आपके पास क्या होता है, जिसमें है हैबिटाट का लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटाट का लॉस और उसका टुकड़ों में टूट जाना। दूसरा आपके पास है को एक्सटिंक्शन, भी इसमें आता है को एक्सटिंक्शन, और फिर एक्सोटिक स्पीसीज भी आता है, एक्सोटिक स्पीसीज, और उसके साथ साथ आपके पास आ जाएगा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। क्या? ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो यहां पर आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है ओवर एक्सप्लॉइटेशन यस है, को एक्सटिंक्शन बिल्कुल है, म्यूटेशन नहीं है, हैबिटाट का लॉस और फ्रेगमेंटेशन है, माइग्रेशन नहीं। तो आपके पास मेजर कॉज में ए, बी और डी आ रहा है, और इस तरह से आंसर थर्ड बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा 136 का? 136 का आंसर बन जाएगा थर्ड बन जाएगा, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन की डिटेल कहां प्रेजेंट है? इस क्वेश्चन की डिटेल है एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर
222 एंड 223। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में मेजर कॉज जो है हैबिटाट का लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज का इन्वेजन जिसे हम एक्सोटिक स्पीसीज भी कह सकते हैं, और को एक्सटिंक्शन। ठीक है बेटा, तो आपको इतनी बात समझनी है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके पास 137 आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब आपके पास क्या है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है हम गैमीट्स को क्रायो प्रिजर्व करते हैं, मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। किस में रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में। तो आप देखिए ये क्या क्रायो प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है, नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, नहीं। प्रिजर्वेशन ऑफ गैमीट इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ये बात सही है। और ये इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल नहीं है। क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल है, एक्स सीटू का। इसका मतलब सही जवाब 137 का भी थर्ड आ जाएगा बेटा। इसकी डिटेल आपको कहां मिलेगी, डिटेल मिलेगी एनसीईआरटी पेज नंबर, एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 222 पर, सॉरी 225 पर। और एक्स-C2 कंजर्वेशन में यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 138, मेन स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो। और अरेंज करना है इस स्टेप को करेक्ट सीक्वेंस में। तो करेक्ट सीक्वेंस आपके पास 4 दिए हुए हैं यहां पर, और उन्हें करेक्टली आपको अरेंज करना है। लिखा हुआ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। दूसरा लिखा हुआ कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग पीसीआर। तो यहां पर अगर मुझे सबसे पहले अगर कोई नंबर दिख रहा है तो पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करके उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेना, पहला काम ये हो गया। फिर उन छोटे टुकड़ों से अपने डिजायर्ड डीएनए के सेगमेंट को छांट लेना विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपके पास आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, इसे नंबर में दूंगा 2, और ये यहां पर आ जाएगा सी। फिर आप क्या कर सकते हो, जो आपका डिजायर्ड डीएनए उसकी मल्टीपल कॉपी बना लीजिए विद द हेल्प ऑफ पीसीआर, तो इसे नंबर देंगे हम 3, और इसका मतलब हो जाएगा डी। और फिर आप इंसर्ट करिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट सेल। ठीक है, क्योंकि आपके पास जब जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे वेक्टर से जोड़िए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाइए और होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा चौथा स्टेप, हम कह सकते हैं ये आ जाएगा ए। तो सही सीक्वेंस आपके पास बी सी डी ए है, इसका मतलब आंसर थर्ड ही है। तीनों क्वेश्चन में आंसर थर्ड ही है। 136 भी, 37 भी था और 138 भी। इसकी डिटेल आपको कहां मिलेगी, एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 171 पर, जिसमें साफ साफ आपके पास लिखा हुआ है कि पहला काम आइसोलेशन ऑफ डीएनए है, फिर फ्रेगमेंटेशन करना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, फिर डिजायर्ड डीएनए को निकालना है, और फिर लिगेट करना है वेक्टर के साथ, और ट्रांसफर करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट सेल एंड देन कल्चर करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये डिटेल एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 171 पर मिल जाएगी, और आपको 138 का आंसर थर्ड ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। इसमें से कौन क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम नहीं कर रहा। पीबीआर 322 आर्टिफिशियली मेड है ना, जिसे आपके बॉलीबल और रॉड्रिग्यूज ने बनाया, वेक्टर है। प्रोब आपके वेक्टर के तौर पर काम नहीं करता। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये भी वेक्टर की तरह काम करते हैं। इसका मतलब आंसर आपके पास सेकंड बनेगा, 139 का सेकंड। देखिए डिटेल में आपके पास पेज नंबर एनसीईआरटी 2 के 168 से लेकर 171
1 तक आपका मिल जाएगा, जिसमें पीवीआर 322 को लिया गया है और एज अ वेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है। अगला देख लीजिए 140, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएंट प्लांट्स ऑफ। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन जब भी किया जाता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है तो दो प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन किया जाता है। सर प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो हमने कहा कि ऐसी सेल, प्लांट सेल जिससे क्या रिमूव कर दो, सेल वॉल, बचा हुआ पार्ट प्रोटोप्लास्ट है, उसका फ्यूजन कराएंगे और बनाएंगे सोमैटिक हाइब्रिड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा, पोटैटो सेल का प्रोटोप्लास्ट लिया, टोमेटो सेल का प्रोटोप्लास्ट लिया, इसका सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन किया और बनाया पोमैटो। क्या बनाया? पोमैटो। और ये पोमैटो क्या है? सोमैटिक हाइब्रिड है। क्या है बेटा? सोमैटिक हाइब्रिड है, याद रखिएगा। तो यहां पर वो सिंपल सा पूछ रहा है कि किसका फ्यूजन कर रहे हैं, तो सोमैटिक एम्ब्रियोज का नहीं, पॉलेंस का नहीं, कैलस का नहीं, जवाब होगा प्रोटोप्लास्ट। 140 का आंसर क्या बनेगा? सेकंड बन जाएगा। देखिए यहां पर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है, यहां पर सोमैटिक हाइब्रिड बनाना है और सोमैटिक हाइब्रिड में किसका फ्यूजन किया है? हमने फ्यूजन किया है प्रोटोप्लास्ट का। ठीक है, लिखा हुआ है आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स ईच हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी फ्यूज्ड टू गेट हाइब्रिड। और किसका फ्यूजन किया? प्रोटोप्लास्ट का, which can be further grown into form a new plant। और इस तरह के नए हाइब्रिड प्लांट को सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं और इस तरह का ये प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 178 और 179 पर इसकी डिटेल प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन 141, मैचिंग है आपके पास। इस मैचिंग को गौर से देखिए। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन आपको याद है कि ये आपके पास बायोटेक्नोलॉजी के मदद से बनाया गया और यहां पर हमने क्या बनाया, किसके लिए बनाया? एम्फाइसिमा के लिए बनाया। क्रॉनिक डिसऑर्डर है, लंग्स में होता है, सिगरेट स्मोकिंग से स्पेशली होता है, तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर क्राई फर्स्ट ए बी जो है वो कॉर्न बोरर के लिए होगा, ये हो जाएगा 4। क्राई फर्स्ट ए सी जो होता है कॉटन बोलवॉर्म के लिए हो जाता है ये फर्स्ट। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको एडीए डेफिशिएंसी मतलब स्किड के केस में करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड को लेकर आंसर आपके पास सेकेंड आ गया है। 141 का आंसर क्या बनेगा बेटा? सेकेंड बन जाएगा, कोई डाउट इसमें है नहीं। इसकी डिटेल कहां पर है बेटा? इसकी डिटेल है एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 179 से लेकर 184 तक। अगला आइए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताने बेटा किसके रिगार्डिंग? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग। अरेंज नहीं करना, सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए लिखा हुआ है, इट इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय सीएनएस वाया सेंसरी न्यूरॉन। सीएनएस के द्वारा जो भी सिग्नल भेजे जाते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए नहीं भेजे जाते, वो तो मोटर न्यूरॉन के जरिए भेजे जाएंगे। तो दैट्स वाई ये वाली बात गलत हो गई। न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा, ये बात सही है। फिर लिखा है इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। बिल्कुल सही बात है कि ये कैल्शियम आयन जो एक्टिव साइट पर ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स जुड़ा है उसे रिमूव करके अनमास्क करने में हेल्प करेगा। मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड। अगर आपने एक्टिव साइट को मास्क कर दिया तो एक्टिन एक्टिवेटेड नहीं हुआ भाई साहब, वो तो डीएक्टिवेटेड हो जाएगा क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन तब होगा नहीं। फिर लिखा यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। बिल्कुल बात सही है कि जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। याद रखिएगा, जब एटीपी टूटता है तो क्रॉस ब्रिज बनता है और जब क्रॉस ब्रिज टूटता है तो एटीपी जुड़ता है।
तो कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं? तो हम मुझे बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और ई दिख रहा है, और बी सी ई को लेकर आंसर आपका 142 का फर्स्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 142 का फर्स्ट। अब देखिए ये पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और मसल कॉन्ट्रैक्शन की ये डिटेल एनसीईआरटी 1 के 221 एंड 222 पेज पर आपके पास प्रेजेंट है। पूरा कायदे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी से ही यहां से लिया गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 143, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। देखिए पहला लिखा हुआ है इसमें एस्कैरियोसिस, इंटरनल ब्लीडिंग। यस, एस्कैरियोसिस में इंटरनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। फिर आपके फाइलेरियोसिस में क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है जेनाइटल ऑर्गन्स में, ये भी बात सही है। रिंग वॉर्म स्केली लेसन्स बनते हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, दांत खाज खुजली मतलब रिंग वॉर्म। अमीबियासिस में चिल एंड हाई फीवर रीअकरिंग अबाउट एवरी 3-4 ईयर, ये वाली बात गलत है। इसके में अमीबियासिस में फ्रिक्वेंटली आपके पास जो आपका फीकल मैटर होगा उसमें म्यूकस और ब्लड आ सकता है। तो ये वाले सिम्टम तो इसके नहीं है, ये वाले एक्चुअली सिम्टम है मलेरिया के। किसके हैं? मलेरिया के, प्लाज्मोडियम के द्वारा होगा। इसका मतलब यही वाला ऑप्शन गलत हो गया, आंसर 4 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? 143 का 4। डिटेल आपको पास क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर बुचरेरिया ब्रोंकाइटिस से मिला हुआ है, यहाँ पर रिंग वॉर्म के भी बारे में दिया हुआ है, एस्कैरियोसिस के बारे में भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि भैया जो चिल देकर जो एवरी 3 to 4 दिन में दोबारा से आपके पास जो बुखार आ जा रहा है वो मलेरिया की वजह से। तो ये सारी बातें डिटेल में आपके पास एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 131 से 135 तक देखने को मिलेगा। 144 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देख लीजिए। 144 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। आप करेक्ट करिए। लैक्टोबैसिलस एसिटिक एसिड, यही गलत है। लैक्टोबैसिलस से मुझे लैक्टिक एसिड मिलेगा, ना कि एसिटिक एसिड। फिर लिखा है विस्की जो बन रही है विद डेस्टिलेशन बन रही है, ये बात सही है। बियर विद डिस्टिलेशन है तो ये बात गलत है, क्योंकि विद डिस्टिलेशन नहीं होता। बियर जो बनता है फर्मेंटेशन से बनता है, और इसका डिस्टिलेशन करना है तो आप बियर से क्या बना सकते हो? विस्की बना सकते हो बियर का डिस्टिलेशन करके। फ्लोक्स, फ्लोक्स आपने सुना होगा नाम, जब आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करते हैं तो जो एरेशन टैंक है वहां पर विगरस ग्रोथ होती है फंजाई और बैक्टीरिया की, जो फॉर्मेशन करते हैं फ्लोक्स का। तो आपके पास प्लांट्स एंड वायरस नहीं होते इसमें, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाते हैं? यहाँ पर होते हैं फंजाई एंड बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कौन से? एरोबिक बैक्टीरिया। ये मतलब बात भी गलत है, सही बात आपके पास सेकेंड है। 144 का जवाब क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। डिटेल आपको कहां मिलेगी इसकी? पेज नंबर 142 से 152 से लेकर 154 तक, और एनसीईआरटी 2। देखिए यहां पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फ्लोक्स की बात की गई है, ये देखिए यहां पर लिखा फ्लोक्स की बात की गई है ना। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड बनाएगा जो मिल्क को कर्ड में बदलवा देता है। अगला लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच की बात करी जाए तो आप देखेंगे जब आपको एक टेबल मिलेगी जेनेटिक कोड की, 64 जेनेटिक कोड की, AUU ये आइसोल्यूसिन के लिए है, AUC भी आइसोल्यूसिन के लिए है, AGU आपके पास सेरीन के लिए है, जबकि AGA किसके लिए है? AGU तो सेरीन के लिए है, लेकिन AGA आपके सेरीन के लिए नहीं होता, ये आर्जिनिन के लिए होता है। किसके लिए होता है? आर्जिनिन के लिए। इसका मतलब गलत आपका पास क्या हो जाएगा? 4। आप देखिए इसकी डिटेल इस टेबल में मिलेगी, और आर्जिनिन कहां पर है? आर्जिनिन है आपके पास, आर्जिनिन देखिए यहां पर 6 जेनेटिक कोड हैं, 4 ये, और AGA आर्जिनिन के लिए है, ना कि वो है सेरीन के लिए। ठीक है, और AGU किसके लिए है? सेरीन के लिए। और सेरीन जब इसमें देखोगे तो ये आपके पास सेरीन ये आ गया, और सेरीन में आपको यहां पर और भी सेरीन मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए सेरीन यहां पर 2 और मिल गए, 6 जेनेटिक कोड होते हैं, और इसमें AGU सेरीन के लिए, जबकि AGA सेरीन के लिए नहीं होता,
आर्जिनिन के लिए होता है। अगला देखिए, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, कौन ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? तो सिग्मा फैक्टर बिल्कुल इन्वॉल्व होता है क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर है, रो फैक्टर भी होता है क्योंकि टर्मिनेशन फैक्टर है, और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आपके पास इंट्रॉन पार्ट को रिमूव करने के लिए स्प्लाइसिंग है, तो ये भी बात सही है। लेकिन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए ये ट्रांसलेशन के पार्ट हैं, ना कि ट्रांसक्रिप्शन के। तो नॉट इन्वॉल्व की बात करा गया है, तो सेकंड ऑप्शन बनेगा डी और ई। क्या बन जाएगा बेटा? डी और ई। डिटेल आपको कहां मिलेगी? एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 92 से लेकर 98 तक। और यहां पर आपके पास देखिए, यहां पर स्प्लाइसिंग दिख रहा है आपको। स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है? यहां पर इंट्रॉन को रिमूव कराया जा रहा है, इंट्रॉन्स को रिमूव किया जा रहा है स्प्लाइसियोसोम के जरिए। और जबकि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ये सब काम होते हैं ट्रांसलेशन में। अगला देखिए 2,4-D। 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन होता है और इसका यूज हम करते हैं डाइकॉट वीड्स को रिमूव करने के लिए ग्रास लॉन से। तो ये 2,4-D की फुल फॉर्म पूछ रहा है। 2,4-D की फुल फॉर्म में 2,4-डाईफ्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक नहीं, 2,4-डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। ये बात सही है। डाईक्लोरोफिनॉक्सी अल्कोहल नहीं है ये, और डाईक्लोरोफिनॉक्सी एस्पार्टेट नहीं है। तो सही जवाब मुझे 147 का सेकंड लग रहा है। 147 का सेकंड होगा। देखिए फुल फॉर्म जरूर दिया होगा कि भैया 2,4-D 2,4-डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। कैसा ऑक्सिन है? सिंथेटिक ऑक्सिन है। एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 176 पर डिटेल। हाउ मेनी आर करेक्ट? हाउ मेनी आर करेक्ट मैच फॉर फ्रॉग? फ्रॉग के लिए करेक्ट मैच बताना है। लंग्स पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अपर थोरैक्स रीजन पर पाए जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। और लंग्स के द्वारा होने वाले आपके रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। लैंड पर मेन पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही होता है। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल को हम नेफ्रॉन कहते हैं, ये बात भी सही है। एस्टिवेशन के दौरान गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन तो बिल्कुल गलत है। एस्टिवेशन के दौरान जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के द्वारा होता है। हाइबरनेशन में भी स्किन के द्वारा होता है, ये बात सही है। तो गलत जवाब आपके पास गलत ऑप्शन में, गलत स्टेटमेंट में, गलत मैचिंग में सी है। तो आपको करेक्ट बताना था, तो ए बी डी होगा। और आंसर आपके पास 3 सही स्टेटमेंट है। आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फर्स्ट। आप देखिए डिटेल में एनसीईआरटी 1 के 160, 176 और 176 जो है वो आपको यहाँ पर साफ साफ बताएगा कि जो पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें लंग्स कहते हैं। और ड्यूरिंग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन ये गैसियस एक्सचेंज किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा। और स्किन के द्वारा इस रेस्पिरेशन का नाम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है बेटा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 149। द फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते, रेगुलेट नहीं रख पाते, इस वजह से एक्सट्रीम समर और विंटर में नहीं रह पाएंगे। ये बात सही है। और रीजन में भी लिखा हुआ है फ्रॉग आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, दे आर पॉइक्लोथर्म्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड। क्या कहते हैं बेटा? कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब असर्शन सही, रीजन सही और रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर 149 का 4 है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको फ्रॉग में ये वाली बात देख सकते हैं एनसीईआरटी 1 के 80 नंबर पेज पर। अगला क्वेश्चन, इन जिम्नोस्पर्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिम्नोज? जिम्नोज का मतलब पूछ रहा है। तो जिम्नोज का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, इसी वजह से इस जिम्नोस्पर्म को कहते हैं नेकेड सीड रखने वाला प्लांट। ऐसे ही आप एनजीओ की बात करी जाए तो एनजीओ का मतलब होता है क्लोज्ड, है ना। और आपके पास स्पर्म का मतलब क्या है यहाँ पर प्लांट में? सीड।
तो ऐसे प्लांट जो क्लोज सीड रखते हैं, मतलब जो ओवरी वॉल या फिर फ्रूट वॉल के अंदर पाए जाएं, तो हम उसे क्या कहते थे, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोज का मतलब जिम्नोस्पर्म में लार्ज नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, डिपेंडेंट गैमेटोफाइट नहीं है, जवाब क्या है, नेकेड। 150 का क्या बन जाएगा आपके पास, सेकेंड। अगला देखिए जिम्नोज का मतलब नेकेड होता है, स्पर्मा का मतलब सीड होता है। एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 32 पर। 151, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीस्ट नंबर, किसके लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट के नंबर रिड्यूस होते जाते हैं जैसे आप एल्गी से बढ़ते चले जाते हैं, कहां पर, एंजियोस्पर्म की तरफ। और सबसे कम गैमेटोफाइट में सेल के नंबर आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेंगे। आपको एंजियोस्पर्म छांटना है। वॉल्वॉक्स एल्गी है, यहां नहीं होगा। फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, यहां पर भी गैमेटोफाइट सबसे कम नंबर नहीं रखेगा। एडियंटम में भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में सेल के नंबर होंगे। यूकेलिप्टस एक एंजियोस्पर्म है जिसमें गैमेटोफाइट, जैसे पॉलिन ग्रेन की बात कर ली जाए तो वो 2 या 3 सेल स्टेज तक ही बचता है। 151, और इसका डिटेल आप देखिए कि इसका डिटेल आपको मिलेगा एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 21 से लेकर 34 तक। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पोरीफेरा। पोरीफेरा के रिस्पेक्ट में आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए लिखा सम मेंबर्स हैव रेडियल सिमेट्री, बिल्कुल सही है। स्काइफा जैसे, जिसे हम साइकॉन कहते हैं, वो रेडियल सिमेट्रिकल होता है। मोस्टली जो पोरीफेरंस होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, बात सही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए प्लानोस्पोर, बिल्कुल गलत। बडिंग होगा, वो भी आपके पास कैसी बडिंग है, वो बॉडी में बडिंग है, ठीक है। ये सेलुलर बडिंग नहीं शो करते। लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, सही बात है। लार्वल स्टेज है और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ये बात गलत हो गई। ये मॉर्फोलॉजिकल डिसिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैसे हैं, डिसिमिलर होते हैं। तो आप देखिए कितनी बातें सही हैं, 2, ए और बी। और ए और बी को लेकर आंसर 152 का सेकंड आएगा। आंसर 152 का क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड। ओके, देखिए इसकी डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 40 और 41 पर। अगला आइए, लिमुलस इज कंसीडर्ड अ लिविंग फॉसिल। लिमुलस को हम लिविंग फॉसिल कहते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सैकड़ों सालों से, मिलियनों ईयर से कोई ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिला। जैसा वो पहले दिखता था वैसा ही आज भी है, हम उसे लिविंग फॉसिल बोल देते हैं। लिखा हुआ लाइफ स्पान इज वेरी शॉर्ट, ये इस वजह से लिविंग फॉसिल कहते हैं, गलत। लाइफ स्पान इज वेरी लॉन्ग, ये भी बात गलत है। लिखा हुआ इट हैज चेंज वेरी लिटिल इन अपीयरेंस ओवर अ मिलियन ऑफ इयर्स, यस बिल्कुल बात सही है। इट हैज चेंज वेरी लार्ज, वाली बात भी गलत हो गई। तो सही बात आपके पास लिविंग फॉसिल के लिए थर्ड हो गई, कि उसने मिलियनों ईयर से ज्यादा कोई चेंज शो नहीं किया, जैसा था वैसा ही आज भी है, ठीक है। और लिमुलस को हम क्या कहते हैं, किंग क्रैब कहते हैं। अगला आइए, लिखा हुआ है कि हाउ मेनी आर करेक्ट मैच, कितने इसमें से करेक्ट मैच हैं। देखिए, सैप्रोफाइट में भी यूनिसेलर और मल्टीसेलर, बिल्कुल बात सही है। सैप्रोफाइट मतलब डेड डिकम्पोजिंग, आपके पास जो डेड पार्ट है उससे एनर्जी निकाल लेना। यूनिसेलर भी हो सकते हैं जैसे कि प्रोटेस्टा में स्लाइम मोड्स, और मल्टीसेलर में तो फंजाई है ही है। पैरासाइट इन्फेक्शियस एजेंट है और ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल बात सही है कि भैया पैरासाइट दो तरह के, एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट। इन्फेक्शियस एजेंट तो है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। सिम्बियोसिस में लिखा हुआ है, सिम्बियोसिस में लिखा हुआ है बेनिफिशियल होता है दोनों ऑर्गेनिज्म के बीच में, ऐसा एसोसिएशन बोथ पार्टीज आर बेनिफिशियल, ये बात सही है। फिर लिखा ऑटोट्रॉफिक में ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ओनली लिखकर गड़बड़ किया है। हम आपसे कह सकते हैं कि सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने वालों को ही हम ऑटोट्रॉफिक नहीं कहते। ऑक्सीडेशन एनर्जी से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एनर्जी प्राप्त करके अपना फूड बनाने वाले को भी हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, लेकिन वो आपके कीमो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, ठीक है। वो भी ऑटोट्रॉफिक है, तो ओनली करके ये बात गलत कर दी गई। तो आप बताइए कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो 3 बातें सही हैं, और 3 बातें सही हैं तो आंसर आपका क्या बनेगा, सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है 154। डिटेल आपको मिलेगी
एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 1-2 से लेकर 2-1 तक। स्लाइम मोड देखिए यूनिसेलुलर है, आपके पास सैप्रोफिटिक, जबकि प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, प्रेडेटर की तरह भी काम करते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के। लिखा हुआ है इन द साइंटिफिक नेम ऑफ विच ऑर्गेनिज्म, जिसका स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका होता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखिए कि मैंगो प्लांट का पूरा नाम होता है, जीनस है इसका मैंगीफेरा, और इसका स्पेसिफिक एपिथेट है इंडिका। ऐसे ही आप अशोक ट्री को देखिए, अशोक ट्री आपका सीजल पेनोइडी का मेंबर है, और अशोक ट्री का साइंटिफिक नेम जो है वो होता है सराका इंडिका। तो सराका इसका हो गया जीनस और इंडिका हो गया इसका स्पेसिफिक एपिथेट। और आपके इंडियन हनी बी का नाम होता है आपके पास एपिस इंडिका। एपिस जीनस है, इंडिका क्या है, वो है स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पेसिफिक एपिथेट मैंगो में भी, अशोक प्लांट में भी, हनी बी में भी। मैन का तो होमो सेपियंस होता है, तो यहां नहीं होगा। जवाब आपके पास होगा ए बी सी, और आंसर बन जाएगा थर्ड। क्या बन जाएगा? थर्ड। क्लियर? समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास यहां पर मैंगीफेरा के आगे इंडिका दिया हुआ है, पेज नंबर 6 से लेकर 8 एंड 44 तक डिटेल मिल जाएगी, वो एनसीईआरटी 1। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ बायोलॉजी? सिस्टम ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो देखिए, सिस्टम ऑफ बायोलॉजी का मतलब है कि वो स्टडी, वो फील्ड जिसमें हम स्टडी कर सके कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम की, जिसमें सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेनिज्म है, और आपके पास पूरा एज अ होल स्टडी करें, रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल पार्ट। ऐसा नहीं है कि हम सेल की स्टडी कर रहे हैं और हम उसे सिस्टम ऑफ बायोलॉजी कहेंगे, तो हम उसको अलग बोलेंगे। सेल की स्टडी करना आएगा, कम्स अंडर सेल बायोलॉजी। तो ये वाला पहला ऑप्शन बिल्कुल बात सही है। सिस्टम ऑफ बायोलॉजी को लेकर कह रहे हैं सिर्फ ए बायोटिक कंपोनेंट की स्टडी करना आपको सिस्टम ऑफ बायोलॉजी कहलाएगा? नहीं। स्टडी ऑफ ओनली बायोटिक कंपोनेंट कहलाएगा? नहीं। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एज पिरामिड? नहीं। तो आंसर आपके पास 156 का फर्स्ट हो जाएगा। 156 का आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, आप इसकी डिटेल ले सकते हैं। लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और ये करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है एडेसिव और आपके पास गम और किसके, फेविकोल के बीच में। एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गम भी एडेसिव है, फेविकोल भी एडेसिव है। ये टाइप ऑफ गम जो होता है, गम टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जबकि फेविकोल सिंथेटिक रेजिन से मिलकर बना होता है। ये आपके पास एक्सुडेट होता है बार्क ऑफ ट्री और श्रब से। एक्सुडेट का मतलब रिलीज होना है ना, एक्सुडेशन। और फिर आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट का बना होता है फेविकोल। ये तीनों मैचिंग आपकी सही है, आपका आंसर 157 का थर्ड मिलेगा। 157 का क्या मिल जाएगा? थर्ड। तो ये आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर गम्स मेड अप ऑफ, एंड फेविकोल जो है होता है फेविकोल गम से डिफरेंट है या सेम है। तो यहां से क्वेश्चन हम लोगों ने निकाल लिया है। अगला देखिए, लिखा हुआ है 158, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए, सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस। क्या सारी सेल्स के पास अपना न्यूक्लियस होता है? जवाब है नहीं। आरबीसी हो गया, सीपटीव हो गया, उसके पास न्यूक्लियस नहीं है। यहां पर ऑल लिखा हुआ है। फिर आप लिखा हुआ बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव अ डिफाइंड वेल डिफाइंड सेल वॉल। तो एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, गलत जवाब। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ये बात सही है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, ना कि प्रोकैरियोट्स में। सेल आर फॉर्म्ड डिनोवो फ्रॉम ए बायोटिक मटेरियल। तो कह रहे हैं कि सेल का मतलब, डिनोवो का मतलब होता है कि हमने कोई ए बायोटिक मटेरियल लिया, उससे असेंबल करके सेल्स बनाई है। सेल का फॉर्मेशन डिनोवो नहीं होता, सेल बनती है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से। तो ये वाली बात भी गलत है। सही जवाब आपका पास हो गया 158 का थर्ड। 158 का थर्ड। तो एनसीईआरटी 1 के 103 पर यहां पर आपको इसकी डिटेल मिल सकती है कि सीधे से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी बात सही है।
ठीक है, और सेल्स आर फॉर्म डिनोवो फ्रॉम ए बायोटेक मटेरियल्स, तो ये वाली बात गलत है, ये वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी गलत है। प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। आप देखिए एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 103 पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगला देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी को। तो ए क्या है, तो ए को आप देखिए, ये बीच वाला पार्ट पिथ है। क्या है बेटा, पिथ। और वेस्कुलर बंडल जो है वो 6 से मोर देन 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मोर देन 6 जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं किसी भी वेस्कुलर बंडल में, तो कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीआर्च। तो पॉलीआर्च कंडीशन और पिथ ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर पिथ क्या है, कम है। और यहां पर जो वेस्कुलर बंडल है वो 2 से 4 वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये बी वाला हो गया डाइकॉट रूट, और आपके पास बी वाला डाइकॉट रूट और ए वाला हो गया मोनोकॉट रूट। ए वाला क्या हो गया, मोनोकॉट रूट। आप समझिए, ए मोनोकॉट रूट और बी डाइकॉट रूट। इस तरह से आंसर आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट। आंसर 159 का क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। और यहां पर डिटेल में देखिए, पिथ ज्यादा आपको देखने को मिलता है मोनोकॉट रूट में और कम देखने को मिलता है डाइकॉट रूट में। यहां पर देखिए वेस्कुलर बंडल 2 मतलब मोर देन 6 है, और यहां पर मोर देन 6 नहीं है, डाइआर्च या टेट्रार्च कंडीशन आपको देखने को मिल जा रही है। क्लियर। अगला बताइए, लिखा हुआ है द जॉन कॉलिंस वेरिन प्राइज ऑफ मैसेच्यूसेट्स, है ना। आपके पास मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल वाज गिवन टू वॉटसन एंड क्रिक इन विच ईयर। ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 से है। मतलब डायरेक्ट जब कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है बिल्कुल पेज वाले नंबर 1 पर है, और यहाँ पर वॉटसन एंड क्रिक वाली बात की गई है। इसमें आप देखना आंसर आपका आएगा 1959। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कहां से लिया हुआ है, ये देखिए कि एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 52 पर द ऑनर्स ऑफ वॉटसन एंड क्रिक इंक्लूड द जॉन कॉलिंस वेरिन प्राइज ऑफ द मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन 1959। ठीक है, और उसके बाद लेस्कर अवार्ड भी है, रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज भी है ना। ये सारी बातें नोबेल प्राइज को लेकर 1962, ये यहां से आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेने डेस्कार्टेस। तो रेने डेस्कार्टेस आपको मिल जाएंगे, ये साइंटिस्ट कहां पर, बायोटेक्नोलॉजी के पहले ही पेज के पहली ही लाइंस पर। ये फ्रेंच फिलोसोफर हैं, मैथमेटिशियन हैं और बायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने काम 19वीं सेंचुरी में नहीं किया, इन्होंने काम किया है 17वीं सेंचुरी में, है ना। तो आप यहां पर ए बी सी ठीक है, और ए बी सी ठीक है तो आंसर बनेगा फर्स्ट। इसका मतलब आपको ये वाला पेज भी कायदे से समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा, यहां से वो पेज से भी क्वेश्चन बन सकता है जिस तरह से रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का बना है। एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 161 पर, एवर सिंस द डेज ऑफ रेने डेस्कार्टेस द फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और बायोलॉजिस्ट ऑफ 17वीं सेंचुरी, all human knowledge, especially natural sciences, were directed to develop technology which add to the creature comforts of human lives, as also value to human life. The whole approach to understanding natural phenomena becomes anthropocentric, है ना। तो आपको ये बात समझकर चलनी पड़ेगी। चलिए अगला 162 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉज जेट लैग। तो क्या आपको पता है जेट लैग का मतलब क्या होता है? जेट लैग का मतलब होता है, जैसे आप ये समझ सकते हैं कि आप अमेरिका से आ रहे हैं और आप इंडिया में आ रहे हैं, तो जब अमेरिका से आप इंडिया में आएंगे तो आपको दिन और रात का अंतर है। जब आप वहां से रात में चलते हैं, ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इंडिया में हम दिन में पहुंच जाएंगे। जब वहां से रात में चले तब इंडिया में क्या थी, दिन, है ना। और जब वहां से आप इतना सफर करके दिन को सोच रहे थे तब तक इंडिया में फिर क्या हो गई, रात। इसका मतलब आप रात में ही चले और रात में ही पहुंचे, दिन कहीं मिला ही नहीं।
तो आपकी पीनियल ग्लैंड इस चेंजेस को सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाती, उस टाइम थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, इसी को हम जेट लैग कहते हैं। और सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड, तो आपके पास उससे निकलने वाला हार्मोन इससे रिलेटेड होगा। आंसर 162 का थर्ड हो जाना है। क्या हो जाना है? 162 का थर्ड। देखिए पीनियल ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है कि भैया 24 आवर की जो डायरनल रिदम है वो कौन मेंटेन करता है? पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन हार्मोन, एनसीईआरटी 1 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन द यूरिन। आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताना है जिसमें एल्बुमिन प्रोटीन यूरिन में दिखाई दे रही। यूरिन में कोई भी प्रोटीन नहीं आती, ब्लड नहीं आता, शुगर नहीं आता, अगर ये आने लगे तो ये डिसऑर्डर है। लिखा हुआ है एंड अकर्स नेफ्राइटिस, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो गया? नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन। इन दिस कंडीशन द साइज ऑफ फिल्टरिंग स्लिट्स बिकम एनलार्ज। तो एल्बुमिन के आने के इस डिसऑर्डर को हम क्या कहेंगे? एल्बुमिनेरिया कहेंगे, एल्बुमिनेरिया। जबकि अगर यूरिन में ब्लड आ जाए तो हम उसे कहेंगे हेमेटूरिया। अगर ब्लड के जगह ग्लूकोज का अमाउंट आए तो हम उसे कहेंगे ग्लाइकोसूरिया। तो यहां पर तो जवाब 163 का फर्स्ट हो जाना है। क्या हो जाना है? फर्स्ट। आगे देखिए, आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन मिलेगा। 164 पार्चुरेशन, प्लेसेंटा, कोलोस्ट्रम और फिम्ब्रे। तो बताइए पार्चुरेशन से आप किसे अटैच करोगे? तो हम कहेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को, क्योंकि पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ कहलाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जरूरी है। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। ए का थर्ड यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया। बाकी प्लेसेंटा से आपके पास कौन सा हार्मोन निकलता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जो LH का काम संभालता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ये हो जाएगा बी का 4। बी का 4 आपके पास दोनों में दिया है। कोलेस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी को जरूरत पड़ते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट। और फिम्ब्रे जो होता है वो कलेक्ट करता है ओवम को फ्रॉम आफ्टर द ओव्यूलेशन, ये हो जाएगा सेकेंड। तो इस तरह से थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, आंसर आपका फर्स्ट बन रहा है। आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 164 का फर्स्ट। इसकी डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 28 से लेकर 38 तक। अगला आइए देखिए, यहां पर 165 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिख रहा है कि व्हेन मैनी एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, एक जीन के कई सारे एलील जब किसी कैरेक्टर को गवर्न करते हैं तो इसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये वाली बात गलत है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कि बहुत सारे जीन मिलकर किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करें। एक जीन के कई सारे एलील की बात करी जाए तो इस फिनोमिना को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं, इसे हम कहेंगे मल्टीपल एलील्स। क्या कहेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म कह देंगे, है ना। ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म शो करता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। ये बात सही है। जब आपके पास जब कोई भी कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहा है तो उसका हर जीन ऐड होने पर उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा स्किन कलर में जितने डोमिनेंट एलील बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा स्किन का कलर डार्क होता जाता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट इसमें गलत है, दूसरा सही है। और इस तरह से आंसर आपका 165 का थर्ड बन जाएगा। 165 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 166, लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल कहां मिलेगी? तो वो डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 61 से लेकर 69 तक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात भी की गई और मल्टीपल एलील्स की भी बात की गई। अगला लिखा हुआ है इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स 360 आपके पास बिलोंग कर रहे हैं जीनोटाइप कैपिटल ए को, है ना। आपके पास 480 इंडिविजुअल कैपिटल ए स्मॉल ए को और 160 इंडिविजुअल स्मॉल ओ को। फिर लिखा हुआ है ऑन दिस डेटा, इस पर बेस्ड आपको एलील ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है ना। तो आप एलील की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो?
तो आप क्या कर सकते हो, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे, पी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर आप क्या निकाल लिए, तो पी स्क्वायर बराबर हो सकता है आपके पास ये 360 और 360 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास कितना 0.36 है ना, और P निकालोगे तो इसका क्या हो जाएगा √0.36 और ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए कि अगर वो आपको डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी एक ही निकाल रहा है तो 0.6 और आपको पता है P प्लस Q बराबर क्या होता है 1, अगर ये 0.6 है और अगर आपको निकालना है Q मतलब रेसेसिव एलील की बात, तो आप क्या करोगे एक में से 0.6 घटा दोगे तो ये 0.4 आ जाएगा। तो आपको पूछा भी तो आपके पास डोमिनेंट एलील की बात है मतलब P की बात, तो आंसर आपका थर्ड बन जाएगा। 166 का आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड। हार्डी विलबर्ग से पूछा गया क्वेश्चन, ये देखिए साफ साफ यहां पर एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 120 से लेकर 121 पर डिटेल मिल जाएगी। अब यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द गिवन टेबल। अब रॉन्ग मैच बताना है आपको, तो देखिए स्ट्रेप्टोकोकस प्रोडक्ट आपको मिलेगा स्ट्रेप्टोकाइनेज और जो कि आपके पास रिमूवल करेगा क्लॉट को फ्रॉम ब्लड वेसल, ये बात बिल्कुल सही है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और उसका प्रोडक्ट ब्यूटारिक एसिड होगा ना कि लाइपेज, दूसरा गलत है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जिससे मिलेगा साइक्लोस्पोरिन ए और जो इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। मोनेस्कस परप्यूरियस स्टैटिन मिलेगा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, लोअरिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। इसका मतलब गलत जवाब 167 का सेकंड आएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन था एनसीईआरटी 2 के पेज नंबर 153 पर, यहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, सारी डिटेल मिल जाएगी। अगला देखिए 168 द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1, मतलब हिस्टोन यहां पर लिखा हुआ है एसोसिएशन H1 का, H1 with a nucleosome indicates that, तो ये आपके पास हिस्टोन क्या इंडिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑकरिंग, नहीं। डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर, ये बात सही है। डीएनए डबल हेलिकल इज एक्सपोज्ड, नहीं। ट्रांसक्रिप्शन इज ऑकरिंग, नहीं। तो हिस्टोन के एसोसिएशन आपके पास क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए ही तो हिस्टोन चाहिए। तो इसका मतलब आपको न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए पहले ऑक्टामर यूनिट चाहिए, ऑक्टामर यूनिट बनाने के लिए H2A, H2B, H3 और H4 के दो मॉलिक्यूल लेकर वो स्फेरिकल बॉडी बनाएंगे, डीएनए रैप करेगा और H1 जो होगा वो दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करने का काम करेगा। क्लियर, ऑक्टामर यूनिट नहीं बनाएगा। तो 168 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। आप यहां पर देखिए कि ये न्यूक्लियोसोम हो गया आपका और उसे कनेक्ट करने के लिए हिस्टोन का ये ऑक्टामर हो गया और ये हो गया H1। क्लियर, अगला लिखा हुआ व्हाट विल हैपन टू इकोसिस्टम इफ, क्या होगा इकोसिस्टम में अगर हम सारे के सारे टॉप कार्निवोर्स को क्या कर दें, रिमूव। अगर आपने टॉप कार्निवोर को रिमूव किया तो हर्बीवोर्स के नंबर बहुत तेजी से बढ़ेंगे और हर्बीवोर के तेजी से बढ़ेंगे तो इसको ओवरग्रेजिंग करेंगे, ओवरग्रेजिंग करेंगे तो डेजर्टिफिकेशन होगा और डेजर्टिफिकेशन होगा तो फिर वो बढ़े हुए नंबर आपस में कंपटीशन करेंगे और खुद के नंबर कम होने लगेंगे। यहाँ लिख रहा है खुद के नंबर में, हर्बीवोर्स के नंबर में कोई चेंज नहीं दिखाई देगा, लॉन्ग टर्म पर इनके नंबर कम हो जाएंगे। इसका मतलब ABC आपको ओनली देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ABC। 169 का क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो 170, आप यहां पर देख सकते हैं इसकी डिटेल एनसीईआरटी 2 के एग्जाम्पलर से ली गई। 170 व्हाट इज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है एंटीबायोटिक्स का, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि किसी मोल्ड्स के जरिए ऐसा केमिकल रिलीज करना जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक दे, मतलब एक लाइफ दूसरे लाइफ के सामने आकर उसकी ग्रोथ में अफेक्ट करे, एक लाइफ दूसरे लाइफ के अगेंस्ट खड़ी हो जाए, तो इसी फिनोमिना को एंटीबायोसिस कहते हैं और ये केमिकल एंटीबायोटिक्स कहलाता है।
तो यहाँ पर हमने बैक्टीरिया में ये तो नहीं बांटा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को रोकेगा ओनली या फिर ग्राम नेगेटिव को, ये दोनों के लिए वैसे ही काम करेगा। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज वन which can inhibit the growth of both gram positive and gram negative bacteria। सही बात है। हाँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज वन विच कैन इनहिबिट द ओनली ग्राम पॉजिटिव, नहीं, यहां पर लिखा हुआ ओनली ग्राम नेगेटिव नहीं, और फिर यहां पर वायरस और फंजाई के लिए नहीं। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम बात कर सकते हैं दोनों के लिए, मतलब दोनों कौन, ग्राम पॉजिटिव के लिए भी और ग्राम नेगेटिव के लिए भी। आप यहां पर एंटीबायोटिक्स की बात कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एनसीईआरटी 2 के एग्जाम्पलर से लिया गया है। अगला आइए, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा, फिर गैमीट का ट्रांसफर मतलब पॉलिनेशन, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया दूसरा, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब पहले हो जाएगा सी, फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए। जवाब होगा सी डी बी ए। आंसर 171 का थर्ड, 171 का क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लिए, आपको वहां पर प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने को मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमीटोजेनेसिस, चाहे वो मेगा स्पोरोजेनेसिस हो चाहे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो, गैमीटोजेनेसिस और गैमीट का ट्रांसफर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। फर्टिलाइजेशन तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही आएगा जिसमें सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको देखने को मिलेगा कि भैया जाइगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो, और आपके पास प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। तो आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन नहीं, प्री का पार्ट है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यस पोस्ट का है, मेगा स्पोरोजेनेसिस आपका प्री का है, और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन भी आपके पास कैसा है, वो है आपके पास प्री का। इस तरह से 172 का आंसर क्या बन जाएगा, सेकेंड। क्लियर। इसकी डिटेल आपको कहां मिलेगी, एनसीईआरटी 2 के एग्जाम्पलर पर मिल जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 173, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। तो आपके पास ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के आसपास, ये 5 से 8 दिन की बात नहीं, 20 से 23 और 24 से 28 नहीं, ये 11 से 14 दिन के बीच के आसपास की बात हो सकती। डिटेल आपको कहां मिलेगी, एनसीईआरटी 2 के एग्जाम्पलर में, है ना, जिसमें ओव्यूलेशन के टाइम के आसपास की बात। 174, स्टरलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विद लीस्ट साइड इफेक्ट। सबसे कम साइड इफेक्ट आपके पास, तो बताइए स्टरलाइजेशन मतलब सर्जिकल मेथड, क्या ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है, बिल्कुल। वेसेक्टमी मेल में होती है, सर्जिकल प्रोसीजर है, यस है, और ट्यूबेक्टमी फीमेल में होती है। सारी बातें बिल्कुल सही हैं, और बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, 174 का 4। और इसकी डिटेल आप देखिए, वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी की फोटो है, और ये स्टरलाइजेशन मेथड है, एनसीईआरटी 2 में डिटेल है। 175, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आपके पास कोई इम्प्रिंट हो सकता है, कोई भी आपके पास एक्सक्रीटा हो सकता है, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकती है जो चट्टानों में दबी हो। आप देखिए यहाँ पर, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, यस। डायरेक्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का, बिल्कुल है, और कह रहा है नो एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, गलत। तो 175 का क्या बन जाएगा, थर्ड। और इसकी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर एनसीईआरटी 2 के 126 पर, है ना, जहां पर आपको आपके एविडेंस के बारे में सबसे बेस्ट एविडेंस माना जाता है फॉसिल्स को। अगले आइए, 176, द फेवरेबल फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन करना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, तो फेवरेबल बताना है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो PO2 ज्यादा रखना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, H प्लस आयन कम, टेम्परेचर कम, और आपके पास pH भी क्या करना पड़ेगा, pH आपके पास H प्लस आयन कम, तो pH क्या होना चाहिए,
ज्यादा। तो आपका हाई PCO2 नहीं करेगा, हाई H+ आयन कंसंट्रेशन नहीं करेगा, लो टेम्परेचर यस करेगा, एसिडिक पीएच नहीं करेगा। आंसर क्या हो जाएगा 176 का थर्ड। आप देखिए 176 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, थर्ड बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 177। आप यहां पर देख सकते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, एनसीईआरटी 1 के 189 पेज पर दिया गया है। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, कौन सा इसमें से फोर ब्रेन का पार्ट नहीं है। थैलेमस है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना नहीं है क्योंकि ये मिड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा, मिड ब्रेन का। जबकि हिप्पोकैम्पस नहीं है, एमिगडाला नहीं है। आंसर 177 का क्या हो जाना है, सेकंड हो जाना है। डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है। आप देखिए 178 विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन, अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भैया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, लेकिन अगर अप टू यहां तक जाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन अगर इसके ऊपर चले जाएंगे तो भाई क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये वाली बात सही है। फिर लिखा है C3 प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं हाई टेम्परेचर को और इनहांस करते हैं फोटोसिंथेसिस को, और C4 प्लांट जो होते हैं वो लो टेम्परेचर को। बिल्कुल गलत, उल्टी बात लिख दी है। टोमेटो ग्रीन हाउस क्रॉप है जो कि आपके पास CO2 को, मतलब C3 प्लांट है, CO2 को बढ़ाओगे तो इसका यील्ड भी बढ़ जाएगा। और लाइट का सैचुरेशन आपके पास 10% फुल सनलाइट में आ जाता है। तो गलत बात निकालनी थी तो आपको सेकंड दिख रही, 178 का सेकंड। इसकी डिटेल आपको एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 149 और 59 पर मिलेगी, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ मेन लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर देखा जाता है जब हम फैक्टर्स की बात कर रहे होते। लिखा हुआ है पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कैन हैव मेटाबॉलिक फेट्स अंडर एरोबिक कंडीशन। कह रहे हैं कि भैया पायरुविक एसिड का जो बनकर आया है ग्लाइकोलिसिस से, उसका भविष्य क्या है अगर मैं उसे एरोबिक कंडीशन दूं। तो पायरुविक एसिड से जो ग्लाइकोलिसिस बनकर आया ऑक्सीजन कंडीशन में, मतलब एरोबिक कंडीशन में, क्रैब साइकिल होगी और ETS होगा। क्रैब में जितना भी आपका कार्बन होगा वो CO2 में बदल जाएगा और जितना भी हाइड्रोजन होगा वो वाटर में बदल जाएगा, और हम कहेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आंसर क्या है, क्या है भविष्य आपके पास पायरुविक एसिड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो है CO2 और वाटर में टूट जाना। आंसर 179 का क्या हो जाना है, सेकंड। डिटेल आपको मिलेगी एनसीईआरटी 1 के 157 और 158 पर। और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट में आप देखिए यहां पर, फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट द एंड मैच्योर। ये वाली बात गलत है, इसमें हर सेल दो मतलब सेल में बदल रही है और सारी सेल डिविजिबल है, और ये ग्रोथ आपके पास ज्योमेट्रिक है। जबकि अर्थमेटिक ग्रोथ में एक सेल से दो सेल बनती है, उसमें से एक मैच्योर होकर एक ही सेल डिवीजन के लिए जाती है। इसका मतलब लिखा है बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग द मेटोटिक सेल डिवीजन, दोनों की बात कर रहा है। और रिलेट द एबिलिटी टू डिवाइड, ये बात गलत है, इसमें एक सेल लगातार डिवाइड कर रही है और एक सेल डिफरेंशिएट हो रही है, मतलब दोनों सेल्स आपके पास डिवीजन के लिए नहीं जा रही। उल्टी बात लिख दी है दोनों में, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो आंसर आपका क्या मिलेगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। आंसर मिल जाएगा 180 का फर्स्ट। डिटेल आपको कहां मिलेगी, एनसीईआरटी 1 के पेज नंबर 169 और 170, जहां पर बात की जाती है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। दो मॉडल बताए जाते हैं, जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक। ठीक है, तो ये था आपके पास FST 3। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पलर से भी लिए जा रहे हैं और उन जगहों से भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जिन्हें इन जनरल हम लोग नहीं पढ़ते। इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू आप उन चीजों को पढ़ेंगे भी, एक बार नजर में जाएंगे, और अगर वहां से क्वेश्चन आता है जैसे कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी आया तो वो वाला पोर्शन भी आपका कवर होगा। तो जो इनिशियल पेज है, समरी है, एग्जाम्पलर है और कोर एनसीईआरटी है, हर एक चीज को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छी करनी शुरू कर दी होगी। FST अभी से देना शुरू करिए जिससे आपका पूरे सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनी रहे।
नंबर कम आए डजंट मैटर, अभी कोई भी लोड मत लीजिएगा, बस धीरे धीरे नंबर को इंक्रीज करिएगा, एफएसटी देने की आदत बन जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।